नमस्कार। कला संवाद में मैं कुमुद दीवान आपका स्वागत करती हूँ। भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्राच्य जितना भी वाङ्मय है वो संस्कृत में वो सभी ग्रंथ हैं। विडंबना ये रही है कि ग्रंथ तो संस्कृत में हैं, लेकिन पिछले 40-50 वर्षों में संस्कृत पढ़ने वाले देश में अब कम रह गए हैं। तो उन ग्रंथों का अवलोकन करने वाले, उन ग्रंथों को पढ़ने में कई कठिनाइयाँ आती हैं। कम लोग हैं जो संगीत के साथ साथ, शास्त्रीय संगीत के साथ साथ संस्कृत भी जानते हैं। और जब संस्कृत और शास्त्रीय संगीत का समन्वय होता है तो वो एक बहुत ही अद्भुत विद्वता की उत्पत्ति होती है, जिससे हमारे संस्कृति को बहुत वो संस्कृति परिष्कृत हो जाती है। आज कला संवाद में हम ऐसे विशिष्ट अतिथि के साथ संवाद करने का हमें सौभाग्य प्राप्त है जो संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान हैं। आप बनारस से हैं, महादेव की नगरी से, और आप जिसको हम म्यूजिकोलॉजिस्ट कहते हैं, यानी संगीताचार्य, कलाविद, संस्कृत और संगीत दोनों का समन्वय आप के अंदर पाया जाता है। आप हैं पद्मश्री डॉक्टर भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी, उपनाम वागीश शास्त्री। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान, अनेक भाषाओं के ज्ञाता और डॉक्टर वागीश शास्त्री उपनाम से प्रसिद्ध हैं प्रोफेसर भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी। मध्य प्रदेश के भिलैया गांव में भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी का जन्म हुआ। पिता डॉक्टर यमुना प्रसाद त्रिपाठी तंत्र, ज्योतिष और आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान थे। परिवार की विद्वता की परिपाटी को बढ़ाते हुए भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी ने नव व्याकरणाचार्य, पीएचडी, जर्मन डिप्लोमा और डीलिट की उपाधि पाई और संस्कृत लेखन क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की। प्रोफेसर भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी ने वाराणसी के भारतीय साहित्य विद्यालय में 3 साल तक और टीकमणि संस्कृत कॉलेज में 5 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में उन्होंने 30 वर्षों तक अध्यापन, अनुसंधान और संपादकीय सेवाएं दी। वे अनुसंधान प्रधान संस्कृत पत्रिका के 27 वर्षों तक संपादक रहे। डॉक्टर वागीश शास्त्री ने व्याकरण, प्राचीन इतिहास और भाषा शास्त्र में नवीन सिद्धांतों की स्थापना की है। संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं में उनके 400 से अधिक शोध लेख प्रकाशित हुए हैं। वो भारतीय और विदेशी शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रोफेसर भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी को पद्मश्री सहित अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है। पंडित जी नमस्कार, और आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकसभा टीवी के कला संवाद में। और सबसे पहले तो आपको हम बहुत बधाई दें कि आपको हाल ही में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया गया है, और यह बनारस के लिए बहुत ही गौरव की बात है, यह देश के लिए बहुत गर्व की बात है। आप संस्कृत भाषा के, देश के, भारतवर्ष के प्रकांड विद्वान हैं। सिर्फ बनारस के ही नहीं, बनारस आप रहते हैं वो अलग बात है, और जन्म आपका मध्य प्रदेश में हुआ। तो वो मध्य प्रदेश, भोपाल से लेके बनारस तक की यात्रा आपने की। संस्कृत कैसे आपके जीवन में आया और तत्पश्चात संगीत कैसे उसमें समाहित हुआ, आप हमें उसके विषय में बतलाएं। और संस्कृत के साथ साथ संगीत का आपने जो अध्ययन किया वो उसके विषय पर आप बताएंगे तो हम आज बहुत ही आह्लादित हो जाएंगे, क्योंकि कम लोग, बिरले लोग हैं जिन्हें शास्त्रीय संगीत और संस्कृत भाषा दोनों पर इतना समान अधिकार है। मेरा जन्म मध्य प्रदेश में सागर नगर के निकट हुआ जी, 1934 जी। हमारे पिताजी प्रकांड विद्वान थे। आयुर्वेद, संगीत और पौरोहित, कृषि पर्याप्त थी घर में जी। उनका आदेश था कि मैं व्याकरण का विद्वान बनूं। हम 6 भाई थे, अभी 4 भाई हैं। बड़े भाई को उन्होंने कहा संगीताचार्य बनेंगे,
मंझले भाई को कृषि के विद्वान बनेंगे, तृतीय मुझे संस्कृत व्याकरण के आचार्य बनेंगे और 2 कृषि कार्य करेंगे। जी। इस प्रकार उनकी निष्ठा थी। तो संस्कृत का आगमन हुआ आपके जीवन में? संस्कृत का आगमन हुआ। मैं सन 1946 में 45-46 में सागर के गुरुकुल विद्यालय में प्रविष्ट हुआ। 3 वर्ष वहाँ रह कर के संस्कृत का विधिवत अध्ययन किया गुरुकुल पद्धति से। जी, वाह। और गुरुकुल पद्धति में मुंडन करके रहना पड़ता था, बाहर नहीं जाना पड़ता था, संध्या वंदन करना पड़ता था। क्या बात है। इस प्रकार से त्रिकाल संध्या वंदन हमें करनी पड़ती थी। वो पुरानी जो गुरुकुल की परंपरा थी। भारतवर्ष की थी, आपका सौभाग्य था कि उस गुरुकुल परंपरा में आप प्रविष्ट हुए। हम चाहेंगे आचार्य जी कि आप हमें ये बतलाएं कि बनारस आपका आगमन कैसे हुआ, उस पर हम आते हैं। अभी जो गुरुकुल में वैदिक पाठ या मंत्रोच्चार, क्योंकि संगीतमय माहौल तो होता ही था संस्कृत के सभी गुरुकुलों में, तो संगीत का बीजारोपण किस तरह से हुआ, वो आप हमें उदाहरण के तौर पर कुछ गाकर बताएंगे, क्योंकि आप बहुत कुशल गायक भी हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा पंडित जी। मैं सागर से वृंदावन आया जी। और वृंदावन तो मुरली मनोहर आवास स्थल रहा है। जी। राधे कृष्ण की ध्वनि वहाँ सदा होती रहती। वाह। तो वहाँ जिस विद्यालय में रहता था वहाँ पर एक संगीतकार रहते थे। वो बंसी वादन करते थे, वीणा वादन करते थे और वायलिन भी बजाते थे। गाय भी रखे थे, गाय के किनारे खड़े होकर के वो बंसी वादन किया करते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि लाला तू संस्कृत काहे को पढ़े, तो संगीत पढ़ना चाहिए। उनका वह चैलेंज मुझे मेरे हृदय को छू गया। मैंने कहा कि तुम अपनी बंसी मुझको दे दो, मैं कल तुम्हें बंसी बजा के सुना दूंगा। वाह। उन्होंने मुझे बंसी दे दी। कितने पैसे की है? उन्होंने कहा 50 पैसे की है। दूसरे दिन उसी समय मैंने बंसी बजा दी। ये तो लग रहा है साक्षात भगवती का आशीर्वाद जैसे महाकवि कालिदास को प्राप्त हुआ। ये संगीत रात भर में आप सीख गए और बंसी बजाने। हमें कुछ गा कर सुनाइए पंडित जी, तब हमें बहुत आनंद आएगा। वीणा धरे विपुल मंगल दानशीले भक्तार्ति नाशिनी विरिंचि हरीश वंदे कीर्ति प्रदेखिल मनोरथ दे महारे विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम। बहुत सुंदर। मैंने आचार्य जी पाणिनि सूत्रों को भी संगीत में ढाल दिया। सभी जो संस्कृत का व्याकरण पाणिनिकृत है वो सभी आपने उसको सांगीतिक कर दिया है, स्वरबद्ध कर दिया। बहुत बड़ा आपका ये योगदान। पाणिनि सूत्र बहुत कठिन होते। जी जी जी। ढाणे द्वय सज दघनय मात्र तय ठपटाई काई कोरपा। कठिन सूत्र, क्लिष्ट है जी। क्लिष्ट। जी जी। मैंने इसे संगीत में पिरो दिया। कैसे किया संगीत में उसको? ढाणे द्वय सज दघनय मात्र तय ठक ठय कय कोरपा ढाणे द्वय सज दघनय मात्र तयप ठक ठय कय कोरपा। वाह वाह, बहुत सुंदर। आचार्य जी, समय हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, वो हम लेते हैं और फिर हम आपके साथ ये संवाद बढ़ाते हैं। वाराणसी के विषय में हम बात करते हैं जहां आप गत 60 वर्षों से रह रहे हैं। हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद और दर्शकों से मैं निवेदन करूंगी कि आज आप वाराणसी में रहने वाले और भारतवर्ष के प्रकांड संस्कृत के विद्वान, साथ ही संगीताचार्य डॉक्टर पंडित भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी वागीश शास्त्री जी से संवाद कर रहे हैं। आप कहीं न जाएं, हम जल्द ही लौटते हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद।
कला संवाद में एक बार फिर ब्रेक के बाद हम लौटते हैं और हम बातचीत कर रहे हैं महान संस्कृत के विद्वान डॉक्टर भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी वागीश शास्त्री जी से, जो वाराणसी में रहते हैं और भारतवर्ष के बहुत ही प्रकांड संस्कृत के वो पंडित हैं, विद्वान हैं। साथ ही वो भारतीय शास्त्रीय संगीत के भी ज्ञाता हैं और आपने नारद कृत राग रत्नावली, उसका बुंदेली भाषा में जो किताब लिखी गई थी, टीकमगढ़ के राजा के सुपुत्र जी, उन्होंने उसका भी संपादन किया है, त्रुटियां सुधार कर उसकी पांडुलिपि, जो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये अद्भुत कार्य है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के जो प्राच्य ग्रंथ हैं, जितना वाङ्मय है, वो सभी अधिकांशतः संगीत जो है वो संस्कृत में है। संगीत रत्नाकर की चर्चा हम करें तो, हम बृहदर्षि की बात करें तो, हम दत्तिलम जैसी पुस्तकों की बात करें तो, ये तमाम पुस्तकें संस्कृत में हैं। और संस्कृत जानने वाले संगीतकार अब कम हैं, तो कठिनाई ये आती है कि इन ग्रंथों में जो हीरे मोती हैं, क्या हम उन हीरे मोतियों की पुनरावृत्ति आज कर सकते हैं? क्या हम उसको आधार मानकर अपनी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा को और भी बढ़ावा दे सकते हैं? ये जो चुनौती है, उसे जब पंडित भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी सरीखे विद्वान जो संस्कृत भी समझते हैं और संगीत भी समझते हैं, उस चुनौती को जब वो उठाते हैं तो राग रत्नावली के अनुवाद का संपादन होता है जो पंडित जी ने किया। तो चलिए हम लौटते हैं और आपसे चर्चा करते हैं। पंडित जी, आप बनारस आकर महादेव की नगरी में आप बस गए और पुरानी पांडित्य परंपरा भी काशी की रही है। कई वर्षों, 5000 वर्ष पुराना शहर है, तो 5000 वर्षों से वो परंपरा रही है, वैदिक शहर है। 60 वर्षों से आप रहे। संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय में आप, विश्वविद्यालय में आप डायरेक्टर रहे। ये संगीत के प्रति जो आपका रुझान रहा संस्कृत के साथ, क्योंकि संस्कृत के तो आपका योग, आप व्याकरण के आप पंडित हैं, आपका बहुत बड़ा एक योगदान है जिस पे हम फिर आगे चर्चा करेंगे। जो निमोनिक संस्कृत जो आपने देश विदेश, वो आपका अपना बनाया हुआ है कि 180 दिनों में संस्कृत आप सीख सकते हैं निमोनिकली। हाँ, और कई विदेशियों ने उसका लाभ उठाया, कई ख्याति प्राप्त विदेशी आपके शिष्य हैं, उस पर हम आएंगे। हम चाहेंगे कि राग रत्नावली की उपज कैसे हुई, इस पर आप प्रकाश डालें और हमें बताएं कि ये किताब कैसे आपके मन में ये बात आई कि आप। ऐसा है कि मैंने एक पुस्तक लिखी थी, बुंदेलखंड की प्राचीनता। तो टीकमगढ़ के नरेश ने पुस्तक पढ़ी जी, और मुझे उन्होंने तार किया। मैं झांसी जा रहा था, उन्होंने कहा झांसी से आप टीकमगढ़ पधारिए। 1975 की बात है ये? 1972 की बात जी। मैं सपरिवार झांसी पहुंचा और वहाँ से टीकमगढ़ पहुंचा। वाह, क्या बात है। उन्होंने जहाँ उनका निवास था वहाँ मुझे निवास दिया, स्वयं लाइब्रेरी में निवास करने पहुँच गए वो। वाह वाह वाह। पुरातत्व के विद्वान वाह। महाराज देवेंद्र सिंह नाम उनका था। जी जी। अभी नहीं है, देवलोक हो गया उनका। जी जी। उन्होंने अपने समृद्ध पुस्तकालय का दर्शन मुझे कराया और कई पुस्तकें, पांडुलिपियाँ, मुख्यतः पांडुलिपियों का ही भंडागार था वहाँ पर। वाह, क्या बात है। तो मुझे यह पांडुलिपि दिखी, नारद कृत पांडुलिपि है, किंतु मूल विनष्ट हो गया उसका। जी जी। किंतु उस मूल के आधार पर उनके पूर्व राजा के पुत्र गोपाल सिंह ने उसका बुंदेली भाषा में अनुवाद किया था। आपको वो मिला? वो मुझे मिला। और वह तो एक पंक्ति में लिखा रहता है, छंद, विविध प्रकार के छंद उसमें। वाह। एक छंद नहीं। तो ये दर्शाता है कि साहित्य पर भी उनका कितना अधिकार था। जी जी। वाह। अद्भुत भाषा पर, संगीत पर। वाह। और राग रत्नावलियों और जो हमारे शास्त्रीय संगीत की आज ठाठ पद्धति बाद में विकसित हुई है, क्योंकि 17वीं शताब्दी के अंत में ये किताब की पांडुलिपि उन्होंने तैयार की, 17वीं के अंत में। तो इस किताब में जो रागों का परिवार है जिसको हम ठाठ कहते हैं,
उसी पद्धति से मैंने देखी किताब, ये राग रत्नावली, हम दर्शकों को दिखाएं ये किताब है जिसे आपने संपादित किया, जिसकी पांडुलिपि आपको बुंदेली में मिली थी। और इस किताब में सभी राग परिवार हैं और सभी राग परिवार और बहुत सुंदर छंदों में उनका वर्णन। जी, राग रत्नावलियों के चित्र कैसे बनते हैं। हाँ जी, रागमाला पेंटिंग्स भी हमारे पास पहले भी जी, ऋतुओं के अनुसार वर्णन जी, 6 ऋतुएं होती जी हैं, जी जी, उसके अनुसार उनके अनुसार कैसे चित्र बनते हैं, बहुत सुंदर, ये इसमें वर्णन है। बहरहाल आप कुछ गुरुमुख से सीखी हुई कोई चीज़ जो आपको बहुत पसंद हो, हमें गाकर बताएंगे तो हम बहुत मुंच नृप कामिनी, यामी नृप याति नृप यामिनी। मुंच नृप कामिनी, यामी नृप याति नृप यामिनी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। समय हो रहा है एक और छोटे से ब्रेक का, वो हम ले लेते हैं और लौटते हैं। इस संवाद को हम अभी और बढ़ाते हैं। आपने संस्कृत में इतने ग्रंथ लिखे, उसके विषय में हम चर्चा अवश्य करना चाहेंगे और दर्शकों से अनुरोध है कि आप कहीं न जाएं। आज कला संवाद में आप वाराणसी के और भारतवर्ष के बहुत ही प्रकांड संस्कृत के आचार्य एवं विद्वान से बातचीत कर रहे हैं, उनका संवाद आप सुन रहे हैं। और ये तो बिरला ही एक कोई व्यक्ति होता है जिसने शास्त्रीय संगीत और संगीत को भी इतना आत्मसात किया हो। संस्कृत में नैसर्गिक तौर पर संगीत निहित है। भाषा संस्कृत जो है वो ऐसी वो देव भाषा है जो संगीत के लिए ही बनी हुई है, या संगीत जो है वो संस्कृत के लिए ही बना हुआ है। और ये बात प्रमाणित होता है जब हम आचार्य भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी, वागीश शास्त्री जैसे विद्वान से उसके विषय में सुनते हैं और उन्हें गाते हुए पाते हैं। हम जल्द ही लौटते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। कला संवाद में ब्रेक के बाद एक बार फिर हम लौटते हैं और संवाद कर रहे हैं वाराणसी रहने वाले भारतवर्ष के प्रकांड विद्वान पद्मश्री डॉक्टर भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी, उपनाम वागीश शास्त्री, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान हैं और संगीताचार्य भी हैं। आचार्य जी, आपके अनगिनत विदेशी स्टूडेंट्स हैं, देश में भी हैं और विदेश में तो बहुत सेलिब्रिटीज़ आज कई बड़े बड़े संगोष्ठी सेमिनारों में जो वक्ताओं के रूप में बुलाए जाते हैं, ऐसे विद्वान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त और विदेशी आपके स्टूडेंट रहे हैं। उनको आपने संगीत भी सिखाया है, संस्कृत तो सिखाया ही है, और निमोनिक संस्कृत जो आपकी अपनी देन है। साथ ही आपने वागयोग चेतना पीठम को प्रतिष्ठित किया है वाराणसी में, जिसमें विद्वानों का आप सम्मान करते हैं। ये बहुत बड़ा साधुवाद का कार्य आप करते हैं। और संस्कृत में आपके बहुत एक से एक सुंदर साहित्य प्रकाशित है, जिसमें नाट्य हैं, व्याकरण है, जिसके आप ज्ञाता हैं। आप स्वयं बताएं अपने अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष में जो आपके स्टूडेंट हैं उनके विषय में, और अपने संस्कृत के जो ग्रंथ आपने प्रकाशित किए उसके विषय में। जी। सन 1958 में जी, जबकि मैं 22 वर्ष का था, जी, मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई रेडियो रूपक पर। वाह। कृष्णकाणांग नागपाशा संस्कृत में। जी। और वह रेडियो रूपक था और राष्ट्रीय दृष्टि से उपस्थापित किया गया था। वाह। कृषकों की जो समस्याएं थीं, वे अपनी समस्याएं उपस्थापित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी के पास जाते हैं। वाह। इस प्रकार उनकी समस्या की निवृत्ति होती है। यह है आख्यान इस नाटक रेडियो में नाटक। है। जी 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 जी। दूसरी पुस्तक सन 1959 में, जबकि मैं 25वें वर्ष में लगा था, जी जी कथा संवर्तिका, जी, कथाओं की कोमल इस प्रकार से उस पुस्तक की मैंने रचना की। 30-40 पुस्तकें हैं आपकी प्रकाशित, 40-50 पुस्तकें हैं। हाँ। और व्याकरण पर बहुत बड़ा कार्य आपका। तो सन 1959 में ही
हमारी भेंट हुई पंडित क्षेत्र चंद्र चट्टोपाध्याय से। जी। उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ। विलियम ड्वाइट व्हिटनी अमेरिका के एक लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान थे। उन्होंने चैलेंज किया था कि पाणिनि धातु पाठ में 2000 धातु हैं, किंतु व्हिटनी का कथन था कि केवल 900 धातु ही प्रामाणिक हैं, 1100 धातु नहीं है, अप्रामाणिक हैं। तुम्हें सिद्ध करना है कि 1100 धातु ही प्रामाणिक हैं। ये तो बहुत बड़ी चुनौती थी। बड़ी चुनौती थी। सुनीति कुमार चटर्जी ने इस विषय पर अनुसंधान किया, किंतु वो परास्त हो गए। उन्होंने छोड़ दिया और बांग्ला भाषा पर अनुसंधान किया। उसके बाद डॉक्टर सुभद्र झा ने इस विषय को लिया, उन्होंने भी छोड़ दिया, क्योंकि संस्कृत साहित्य में उपलब्ध होते ही नहीं थे 1100 धातु, तो लाते कहाँ से वो। तब मेरा ध्यान गया गेयर ब्यूलर WZ व्हिटनी WZKM पत्रिका में उनका लेख था कि संस्कृत केवल लेखकीय भाषा नहीं है, संस्कृत बोलचाल की भी भाषा थी, संवादशील भी थी। इस प्रकार संस्कृत के अनेक धातु पाली, प्राकृत, अपभ्रंश प्रादेशिक भाषाओं में रच-पच गए। वे संस्कृत में कहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं, किंतु उनका सोर्स संस्कृत में था। जी। यहाँ तक कि विदेशी भाषाओं में भी संस्कृत धातु उपलब्ध हुए। वाह, बहुत सुंदर। अब प्रश्न यह था कि पाणिनि क्या विदेशी धातुओं को पढ़ने के लिए विदेशों में गए थे क्या? नहीं। तब ये हुआ कि चरैवेति भारतवर्ष से यायावर जातियां विदेशों में गई और उनके साथ संस्कृत भी चली गई। इस तरह प्रचार प्रसार हुआ। इस प्रकार विदेशों में संस्कृत का प्रचार प्रसार लेकिन इतनी क्लिष्ट भाषा जो हमारी अपनी बोलचाल की भाषा थी, आज क्लिष्ट हो गई कि लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। उसको जब आपने निमोनिक संस्कृत में बांधा, हमें थोड़ा सा बताइए, क्योंकि समय हो रहा है कार्यक्रम का, हम थोड़ा सा ज़रूर सुनना चाहेंगे 2 लाइन आपसे कि वो किस तरह से आपके दिमाग में वो आया कि इसको मैं निमोनिकली 180 दिनों में कोई भी संस्कृत सीख सकता है। मैंने देखा वृंदावन में कि विद्यार्थी संस्कृत व्याकरण को रट करके परास्त होकर के पलायन करेंगे। तो क्यों ये पलायन करते हैं? तब वृंदावन में ही कृष्ण की बांसुरी के 6 छिद्र मेरे मन में आए और शिव का डमरू भी मेरे मन में आया कि नाद से संस्कृत की उत्पत्ति हुई है। जी बिल्कुल। प्रत्येक शब्द संगीतमय है संस्कृत का, किंतु सभी लोग संगीतमय उच्चारण संस्कृत शब्द का नहीं कर पाते। जैसे महाभारत है, महाभारतम, हा 2 बीट्स, जैसे संगीत में बीट लगता है, इसी प्रकार प्रत्येक शब्द में संस्कृत के बीट लगता है। तो मेरी ये गणितीय पद्धति और निमोनिक पद्धति, जैसे 14 स्वर हैं, तो ये 14 भुवनों के प्रतीक है, मनवंतरों के प्रतीक है। वाह। ये निमोनिक है। 14 स्वर 14 मनवंतरों के प्रतीक हैं। मनवंतर का तात्पर्य है टाइम, समय। तो ये समय को प्रतिबद्ध करते। जो स्वर हैं वे तालबद्धता के रूप में आते हैं, किंतु व्यंजन तालबद्धता के रूप में नहीं आते। तो इस पद्धति से सीखने से 180 दिन में संस्कृत भाषा को इतना ज्ञान हो सकता है कि पुस्तक पढ़ सकता है, उसमें वार्तालाप भी करना शुरू हो सकता है। वार्तालाप कर सकता है। एक तभी उदाहरण विदेशियों ने इसको अपनाया इतना, क्योंकि उनको हमारे ग्रंथ जो पढ़ने थे, आपके पास इतने जो 50 साल से स्टूडेंट्स चले आ रहे हैं और ख्याति प्राप्त आते हैं, प्रोफेसर हैं विदेशों में। मैं जानती हूँ, संगोष्ठी में बोलने वाले बड़े बड़े लोग आपके विद्यार्थी रहे हैं। उसके अलावा आपका अनन्य काम, हमारे पास आज समय की सीमा है, नहीं तो मैडोना को भी मैंने सिखाया, मैडोना को भी सिखाया आपने उच्चारण। बहुत आपका धन्यवाद मैं करती हूँ पंडित जी, जो आज आप हमारे बीच लोकसभा चैनल के कला संवाद कार्यक्रम में आए और आपसे इतना कुछ हमें ज्ञान ध्यान की बातें आज सीखने को मिली। जैसा मैंने कहा कि कम लोग हैं जो संगीत और संस्कृत दोनों पर इतना विशेष अधिकार रखते हैं, और आप हमारे देश का गौरव हैं और हम आज गौरवान्वित हुए कि आप हमारे कार्यक्रम में आए। और
आप यूं ही कला संवाद देखते रहें और कला संवाद को हम और समृद्ध कैसे करें और कला संवाद में हम किस तरह की कार्यक्रम को और उसकी प्रस्तुति करें, आप अपनी संदेश हम तक साझा करें, जिसके लिए हमारा ईमेल आईडी आप नोट करें feedback-lstv@sansad.nic.in।